हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने परमाणु संरचना का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने परमाणु के विभिन्न जो गुण हैं उनके ऊपर बात की थी और इसके लिए हमने डाल्टन का परमाणु मॉडल देखा था। डाल्टन के परमाणु मॉडल में परमाणु को अविभाज्य माना गया था, यानी परमाणु वो सबसे छोटा कण है जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया कि परमाणु के अंदर भी बहुत सारे अन्य कण हैं और इन कणों में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की थी। इनकी खोज के साथ साथ इनके आवेश और द्रव्यमान के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अपने इस टॉपिक में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो मौलिक कण हैं या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं और इन्हीं के आधार पर बहुत सारे परमाणु मॉडल दिए गए हैं। तो इन परमाणु मॉडल्स में से जो मुख्य परमाणु मॉडल है उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है परमाणु मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम अब परमाणु की संरचना की बात करने वाले हैं। पहले हमने परमाणु के गुणों की बात की थी, अब स्ट्रक्चर या संरचना पर बात होगी। इस परमाणु मॉडल के अंतर्गत हमें तीन मुख्य संरचनात्मक मॉडल के बारे में बात करनी है, जिसमें से एक थॉमसन का मॉडल है, दूसरा रदरफोर्ड का और तीसरा नील्स बोर का। तो चलिए शुरू करते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखिए ये सबसे पहले दिया गया परमाणु मॉडल था। यानी जब हम थॉमसन की बात करते हैं तो ये मानते हैं कि परमाणु की संरचना बताने का सबसे पहला प्रयास थॉमसन ने किया था। दूसरी बात कि ये जो परमाणु मॉडल है वो किसी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं था। थॉमसन की एक परिकल्पना थी जिसमें उन्होंने परमाणु के अंदर जो धनावेश और ऋणावेश है उनके वितरण को समझाने का प्रयास किया था। तो इसी आधार पर यह मॉडल दिया गया है। तो हम देखते हैं इसके मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले 1904 में थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया था और इसके अनुसार परमाणु ठोस गोलाकार आकृति के समान, यानी परमाणु की जो आकृति है वो एक स्फेरिक या आप कहें कि स्फेरिकल या गोलाकार आकृति के रूप में, और ये ठोस है। देखिए इस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जैसे ये परमाणु एक गोलाकार रूप में है और इसके अंदर धनावेश और जो ऋणावेश है वो वितरित किए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल ये कहता है कि परमाणु एक धनावेशित, मुख्यतः ये एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी और परमाणु के अंदर धनावेश भी है ऐसा भी माना जाता था। और इसी आधार पर थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि जो धनावेशित और ऋणावेशित कण है परमाणु के अंदर वो समान रूप से वितरित है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका संकेंद्रण ज्यादा हो और कहीं पर कम हो। पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है या धनावेश का जो वितरण है वो बिल्कुल समान रूप से। अब उन्होंने बताया कि परमाणु में जो धनावेश और ऋणावेश है वो परिमाण में समान है, यानी परमाणु के अंदर जितना ऋण आवेश है उसी के बराबर धनावेश भी है, और इसी की वजह से जो नेट चार्ज है परमाणु पर, जो परिणामी जो आवेश है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इसी की वजह से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु के विद्युत उदासीनता की व्याख्या जो है थॉमसन ने इस मॉडल में की थी, और इसका आधार उन्होंने बताया था कि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है और दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो हो जाता है। देखिए थॉमसन के इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज के समान भी मान सकते हैं। यानी एक स्वीट डिश है, एक केक जैसी एक डिश है जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग, आकृति में कुछ इस तरह की होती। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे एक गोलाकार रूप में अंदर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, किशमिश वगैरह हैं, वो भरे जाते हैं। तो थॉमसन ने परमाणु की जो समानता है वो इस प्लम पुडिंग से या इस जो केक जैसी संरचना से करते हुए बताया कि जैसे इस प्लम पुडिंग के अंदर बाकी का जो सारा भाग है वो धनावेश है और अंदर जो कि छोटे छोटे ये ड्राई फ्रूट्स हैं या ये जो इस तरह से बीच बीच में किशमिश वगैरह लगा रखी है, ये सब ऋणावेश है। अगर आप इस तरह से प्लम पुडिंग के बारे में या प्लम पुडिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी संकल्पना आप एक वाटरमेलन या तरबूज से भी कर सकते हैं। जैसे तरबूज में जो रेड पार्ट है वो तो है धनावेश,
और यहां पर जो इस प्रकार से ये तरबूज के जो बीज हैं उनको इस तरह से माना गया ऋणावेश, और धनावेश के अंदर ये ऋणावेश समान रूप से वितरित है, उसी के कारण परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि धनात्मक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गोलाकार पुडिंग में बिखरे हुए किशमिश या तरबूज में बीज के समान होता है। तो ये जो मॉडल है इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए इस परमाणु मॉडल में कुछ एक पॉइंट्स थे कि उन्होंने अपना पूरा मॉडल बताया कि परमाणु एक गोलाकार रूप में है जिसमें धनावेश इस प्रकार से वितरित है और उसके बीच बीच में ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन वितरित है। अब इस परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है? देखिए पहली सीमा तो यही है कि ये किसी प्रयोग पर आधारित नहीं था, एक्सपेरिमेंट पर बेस नहीं था। तो जैसे ही परमाणु को लेकर के विभिन्न प्रयोग किए गए, इस मॉडल में बहुत सारी कमियां नजर आई। तो ये कमियां या जो सीमाएं हैं वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। देखिए थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार की थी, और इसके जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को थॉमसन के मॉडल के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए थॉमसन का मॉडल जो है वो फेल हो गया। क्योंकि रदरफोर्ड का जो भी जो परिणाम थे वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे, और थॉमसन ने इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट को आधार नहीं बनाया था। उन्होंने सिर्फ परिकल्पना के आधार पर परमाणु की संरचना की बात की थी। इसी तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी जो लाइंस वगैरह मिलती हैं, उन लाइंस वगैरह को भी थॉमसन के परमाणु मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। तो ये इसकी एक कमी है। उसके बाद ये है कि ये परमाणु मॉडल इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश आपस में किस प्रकार से संयोजित है, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी धनावेशित गोले के अंदर वितरित है, लेकिन क्यों वितरित है, इसका क्या कारण है, या वहां पर समान वितरण जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या कारण है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई। उसके बाद देखिए ये जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं कर सका। यानी परमाणु स्थायी क्यों होते हैं, स्टेबल क्यों होते हैं, यानी इसमें ऐसा क्या है कि परमाणु में आवेश होने के बावजूद परमाणु जो है लंबे समय तक अपने अस्तित्व में बने रहते हैं। इस प्रकार की कोई व्याख्या थॉमसन के मॉडल में नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने नाभिक की कोई बात नहीं की। आज हम जानते हैं कि परमाणु का जो केंद्र है उसे नाभिक कहते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, या आप कहें कि समान रूप से वितरण के द्वारा इस मॉडल को समझा दिया कि आवेश, धनावेश और ऋणावेश समान रूप से वितरित हैं। फिर उसके बाद में इनका एक पॉइंट जो इनकी एक विशेषता मानी जा सकती है इस मॉडल की, कि उन्होंने परमाणु की उदासीनता को स्पष्ट कर दिया कि परमाणु प्राकृतिक रूप से वैद्युत उदासीन होते हैं, यानी उन पर कोई परिणामी आवेश नहीं होता, उन पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। इसका कारण क्या है कि धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं। तो ये बात हमें थॉमसन के परमाणु मॉडल से पता लग गई थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो बातें थी वो थॉमसन नहीं समझा सके। जैसे रदरफोर्ड का जो अल्फा किरण प्रयोग है उसको भी नहीं बता सके, और इन्हीं सभी कमियों के चलते थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को सबसे बड़ा चैलेंज मिला था रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड का ये प्रयोग क्या था, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे, आइए हम बात करते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग पर। पहले रदरफोर्ड का प्रयोग देखते हैं और फिर उसके बाद में उनके जो परिणाम थे उनको चर्चा करते हैं। अगला जो परमाणु मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को देने से पहले किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं। अल्फा कण, अल्फा कण का मतलब होता है कि इस प्रकार से अगर हीलियम का नाभिक जो है वो इस प्रकार से द्विधनावेश युक्त हो तो ये जो कण है वो अल्फा कण कहलाएंगे। तो आप यहाँ पर सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि अल्फा कण जो है वो इस प्रकार से उच्च धनावेशित कण होते हैं, उच्च धनावेशित या उच्च धनावेश युक्त कण होते हैं। ये प्रयोग जो है रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर किया था और उसके बाद में विभिन्न जो प्रयोग परिणाम है वो ज्ञात किए थे। तो हम देखते हैं कि ये प्रयोग क्या था। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक पतली स्वर्ण पत्र के ऊपर, यानी गोल्ड फॉइल आप कह सकते हैं, सोने की बहुत ही पतली परत। अब उन्होंने सोने का ही प्रयोग क्यों किया, इसका कारण ये था
कि सोना एक ऐसी धातु है जिसको बहुत ही पतले रूप में या आप कह सकते हैं कि बहुत ही पतली शीट के रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो जिससे आघात वर्धनीयता है, या जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि शीट में बदलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। इसी कारण से उन्होंने स्वर्ण पत्थर का प्रयोग किया था, ताकि बहुत छोटे स्तर पर वो इस प्रकार के प्रयोग कर सकें। उसके बाद जैसे यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट है, अब यहाँ पर ये जो एक सोर्स है, जैसे ये सोर्स है जो अल्फा कणों की बौछार करता है, अल्फा कणों का सोर्स है का स्रोत है, और यहाँ पर ये बीच में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ले रखी है, एक स्वर्ण पत्र ले रखा है जिसके ऊपर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। इसके पीछे उन्होंने एक इस तरह से एक परत लगा रखी है जिंक सल्फाइड की। अब ये जिंक सल्फाइड या ZnS की जो परत है, इसके ऊपर क्या होगा कि जब अल्फा कण टकराएंगे तो वहां पर चमक उत्पन्न होगी, और उसकी वजह से ये जानकारी मिल जाएगी कि अल्फा कण किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि अल्फा कण जिंक सल्फाइड पर्दे से टकराते हैं तो एक चमक उत्पन्न होती, तो यहाँ पर ये जो चमक उत्पन्न होगी, इस चमक की सहायता से पता लग जाएगा कि अल्फा कण अपने मार्ग से कितना विचलित हो रहे हैं, या अल्फा कणों का जो मार्ग है वो क्या है। तो रदरफोर्ड का ये अल्फा कण प्रयोग और इसके आधार पर बहुत सारे परिणाम उन्होंने दिए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त किए थे। प्रयोग का सेटअप हम समझ चुके हैं कि उनमें अल्फा कणों को गोल्ड फॉइल पर इस तरह से बौछार करवाई, पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, जिससे चमक उत्पन्न होकर के हम अल्फा कणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जैसे एक एटम के बारे में, ये एक परमाणु है और इस परमाणु पर यहाँ पर अलग अलग जो अल्फा कण है उनकी बौछार को दिखाया गया। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गए, यानी जब उनको इस प्रकार से इस नाभिक पर टकराया गया, गोल्ड के नाभिक पर टकराया गया, तो ज्यादातर जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गए। आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ अल्फा रेज जो है वो बिना विचलन हुए, बिना इनमें कोई डिफ्लेक्शन हुए, वो सीधे निकल गए। तो इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि परमाणु का ज्यादातर भाग अंदर से खोखला है, क्योंकि अंदर कोई अगर इस तरह से सॉलिड भाग होता, जैसा कि थॉमसन ने कहा था कि परमाणु अंदर से ठोस है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर अल्फा कणों में कुछ विचलन देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई विचलन नहीं है। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा जो पॉइंट वो ये था कि कुछ अल्फा कण जो है वो इस तरह से न्यून कोण पर, मतलब कुछ छोटे कोणों पर मुड़ गए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अल्फा कण जो है यहाँ पर इस तरह से मुड़ रहे हैं। तो अल्फा कणों पर, जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि अल्फा कणों पर उच्च धनावेश होता है, और कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर अल्फा कणों के विचलन का कारण ये है कि यहाँ पर कोई धनावेश है, यानी पॉजिटिवली चार्ज क्षेत्र है, जिसकी वजह से अल्फा कण विचलित हो रहे हैं या प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो कुछ अल्फा कण इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हुए, तो ये परिणाम निकाला गया कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और ये किसी धनावेशित वस्तु द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं। तो ये प्रतिकर्षण जो उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण है कि परमाणु के अंदर कोई धनावेश है। तो अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो ये कि बहुत कम जो अल्फा कण है, मतलब 20,000 में से एक अल्फा कण जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, यानी 20,000 में से एक अल्फा कण। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का जो आकार है या परमाणु के अंदर जो धनावेश है वो बहुत ही छोटा है, और इस धनावेश को रदरफोर्ड ने नाभिक या न्यूक्लियस कहा। तो ये न्यूक्लियस या जो नाभिक का जो क्षेत्र है, जिसे हम धनावेश युक्त क्षेत्र कह रहे हैं, ये बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है। तो इस परिणाम से या इन प्रेक्षणों से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया। तो अब ये परमाणु मॉडल क्या था देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये परमाणु मॉडल या प्रयोग जो है वो 1911 में किए गए थे, और इसके अनुसार जो कुछ जो पॉइंट्स दिए गए वो क्या है कि परमाणु बहुत ही छोटा, गोलाकार और विद्युत उदासीन कण है। उसके बाद में अगला पॉइंट ये कि जो परमाणु है उसका केंद्रीय भाग एक बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्र होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने ये नाभिक नाम दिया था, और इस नाभिक पर परमाणु का कुल धनावेश, यानी परमाणु का सारा धनावेश इस नाभिक के अंदर है। जैसा कि थॉमसन में बताया गया था कि परमाणु का धनावेश परमाणु के अंदर समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का जो सारा धनावेश है वो परमाणु के केंद्र पर ही व्यवस्थित है, केंद्र में ही संकेंद्रित है, और इस केंद्र को उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस कहा। और ये जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है वो इस नाभिक के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। यानी जो ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्के कण है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम है कि जब हम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद में ये देखा गया कि ये अगला जो पॉइंट ये था कि परमाणु नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। यानी परमाणु का जितना साइज है, अगर हम उसकी साइज की तुलना में नाभिक का आकार देखें तो ये बहुत ही छोटा है। अब उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का है, तो केंद्र में जो इस प्रकार से धनावेशित जो कण है उसके चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो कई बार इस मॉडल को सौर मंडल के अनुसार भी, या सौर जो मॉडल है वो भी कहा जाता है। कारण क्या है कि जैसे केंद्र सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो भी समान रूप से ना होकर के कुछ वृत्ताकार कक्षाओं में है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा रदरफोर्ड की थ्योरी में कहा गया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और परमाणु के नाभिक के अंदर जो धनावेश है वो बराबर होता है। ये बात हमने थॉमसन के मॉडल में भी पढ़ी थी कि जो ऋणावेश है और धनावेश जो है वो आपस में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो है, जो परिणामी जो आवेश है, नेट आवेश जो है किसी परमाणु पर वो शून्य होता है, और इसी की वजह से परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे बहुत सारी गणनाओं के द्वारा ये देख लिया गया कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -15 मीटर के, यानी इस दूरी को हम फर्मी दूरी भी कहते हैं, इस कैटेगरी का है। यानी नाभिक का जो आकार है वो 10 की पावर -15 कोटि का होगा, और परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -10 मीटर की होगी। इसका मतलब क्या है कि परमाणु जो है वो काफी बड़ा है और नाभिक जो है वो एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है। और अगर आप बात करें तो नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार का लगभग 10,000वां भाग है। इसका मतलब नाभिक जो है वो बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है, और उस छोटे से क्षेत्र के अंदर ही परमाणु का समस्त धनावेश केंद्रित रहता है। अब उन्होंने कहा कि भाई नाभिक के बाहर जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब इसमें कमियां क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या जो ड्रॉबैक्स हैं, उसमें क्या क्या सीमाएं हैं, वो यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण जब इस प्रकार से चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती जाएगी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, तो इसकी वजह से लगातार क्या होगा, इसकी ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी, और कम होते होते ये इस प्रकार से जब अपनी ऊर्जा का त्याग करता जाएगा तो एक समय के बाद में ये जाकर के नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है, तो ऐसा क्यों है, रदरफोर्ड के मॉडल में ये नहीं समझाया जा सका। तो इसका मतलब क्या, आवेशित कण में इस प्रकार से ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और अंत में इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खोकर नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो स्थायी होता है। तो परमाणु अगर इस प्रकार से बना है कि केंद्र में धनावेश है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म क्यों नहीं हो रही, और परमाणु का नाभिक जो है या परमाणु जो है वो कुछ समय के बाद में नष्ट क्यों नहीं हो जाते, इसके बारे में रदरफोर्ड के मॉडल्स के द्वारा नहीं समझा सकता। देखिए क्या है कि पृथ्वी जब से बनी है लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले से भी, तब से लेकर के बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे परमाणु पृथ्वी पर अभी तक। तो ये बात तो हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो स्थायी होते हैं, लेकिन ये स्थायित्व क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, रदरफोर्ड के मॉडल से ये नहीं समझाया जा सकता। फिर उसके बाद में उन्होंने जो परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कुछ परमाणु है हाइड्रोजन वगैरह, वो इस प्रकार से कुछ लाइंस वगैरह प्रदर्शित करते हैं, लाइमन, बामर, आश्चर, बेकेट वगैरह। तो ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है, इनकी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकती।
तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हालांकि अल्फा किरण पर प्रयोग पर आधारित था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज हमारे परमाणु मॉडल का एक आधार है। जैसे उन्होंने नाभिक के बारे में बताया, तो आज भी हम परमाणु की संरचना में नाभिक को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश जो है वो नाभिक के अंदर स्थित है, तो ये बात भी मान्य है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं समझाई जा सकती। इस आधार पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं। अब इसके बाद अगले जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है नील्स बोहर। तो नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के ही इस परमाणु मॉडल में कुछ सुधार किए और अपना एक नया परमाणु मॉडल दिया, और इसके लिए उन्होंने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी का भी उपयोग किया था। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि नील्स बोहर का ये जो परमाणु सिद्धांत है ये क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, और उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही कुछ सुधार किए थे। तो ये नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने क्या आधार बनाया, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है या जो क्वांटम थ्योरी है उसके आधार पर ये मॉडल दिया गया था। अब इसमें क्या बात है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि केंद्र में एक नाभिक होता है, ये बात हम रदरफोर्ड के मॉडल से जान चुके हैं, जहां पर धनावेश होता है। तो उन्होंने भी नाभिक की जो बारे में जो बातें कही वो एज इट इज रदरफोर्ड के मॉडल से ही ली गई, यानी इनका जो नाभिक पर जो अनुसंधान है, नाभिक पर इनकी जो परिकल्पना है वो रदरफोर्ड के मॉडल से ही ली गई। फिर उन्होंने कहा कि नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, तो ये भी हम पुराने रदरफोर्ड में या आप कहेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये पॉइंट जो है वो नील्स बोहर के मॉडल में नया है, यानी नील्स बोहर के मॉडल में ये पॉइंट ऐसा है जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं था। तो जैसे उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इस प्रकार से निश्चित ऊर्जा के क्षेत्र, यानी इन ऊर्जा के ये इन पथों की जो वृत्ताकार पथ है इनकी ऊर्जा निश्चित है, और इसे उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा, एनर्जी लेवल कहा, ऊर्जा स्तर। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि एक नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से बहुत सारे ऊर्जा स्तर है। एक साइड का हम बना के देख लेते हैं, इस तरह से ये ऊर्जा स्तर है, तो इनकी ऊर्जा जो है वो निश्चित है। फिर उन्होंने कहा कि इनकी ऊर्जा एक समान नहीं है, यानी सभी नाभिकों की ऊर्जा एक जैसी नहीं है। यानी अगर कोई ऊर्जा स्तर नाभिक के पास में है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। यानी जैसे अगर यहां पर देखें तो नाभिक के पास में जो ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा कम होगी, और जो नाभिक से दूर है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम ऊर्जा नाभिक के पास वाले ऊर्जा स्तर की है, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बढ़ती। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के चक्रण का भी कारण बताया। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के पीछे क्या कारण है, देखिए इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक परमाणु के बारे में देखें तो ये परमाणु का नाभिक है और ये इसके चारों ओर एक ऊर्जा स्तर है, और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब देखिए परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से ऋणावेशित कण है और जो नाभिक है वो धनावेशित कण है। बदले में इलेक्ट्रॉन भी इस प्रकार से नाभिक को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसकी वजह से नाभिक जो है वो अपनी जगह पर स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन उन बलों के परिणामी बलों के प्रभाव में इस प्रकार से गति करता है कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों चक्कर लगाने लगता है। तो यहाँ पर चक्कर का जो कारण है या इलेक्ट्रॉन के गति करने का जो कारण है वो है इस प्रकार से नाभिक द्वारा उत्पन्न वैद्युत आकर्षण बल, जो अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करता है। अभिकेंद्रीय बल का मतलब है कि किसी घूमती हुई वस्तु को इस प्रकार से केंद्र की तरफ खींचने वाला जो बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस तरह से स्थिर वैद्युत बल या जिसे हम कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं उसके तौर पर देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो अभी हमने बात की कि हर ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा है, और जो ऊर्जा स्तर नाभिक के पास में है उनकी ऊर्जा सबसे कम है, और जो ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर है उनकी ऊर्जा अधिक है।
नील्स बोर ने इन ऊर्जा स्तरों का नामकरण भी किया। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से एक नाभिक है और उसके चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर है, तो नील्स बोर ने इनका नाम के, एल, एम, एन या इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में किया, या फिर इनको 1, 2, 3, 4 इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि नाभिक के पास में जो है वो के ऊर्जा स्तर है, उसके बाद में एल है, फिर उसके बाद में एम है, और फिर उसके बाद में एन है, और उसके बाद में भी अगर हो तो उसी तरह से आगे की ओर NOP वगैरह से बढ़ते जाएंगे, या फिर इनको 1, 2, 3 और 4 में भी देख सकते हैं। तो अब अगर आप बात करें तो K की जो ऊर्जा है वो L से कम है, और L की जो ऊर्जा है वो M से कम है, और इस तरह से M की जो ऊर्जा है वो N से कम है। तो सबसे कम ऊर्जा जो है वो K की है, क्योंकि ये नाभिक के सबसे ज्यादा पास में है, और सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो N की है, क्योंकि ये नाभिक से बहुत ज्यादा दूर है। तो सबसे बाह्यतम कोश की जो ऊर्जा है, सबसे बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और सबसे आंतरिक कोश की ऊर्जा जैसे जैसे ये के जो ऊर्जा स्तर है तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से जिन कक्षाओं में या जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं उन सबकी ऊर्जा नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती है। तो यहां पर इस प्रकार से एक और पॉइंट यहां पर हम देखते हैं कि इन ऊर्जा स्तरों में आपस में संक्रमण भी संभव है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है। यहां पर ये पॉइंट हम देख लेते हैं कि इस तरह से इसका मतलब क्या है। देखिए यहां पर एक पॉइंट देखते हैं, जैसे ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इस तरह से ये कुछ ऊर्जा कोश है। मैं एक साइड के बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये जैसे के है, ये एल है और ये एम है। मान लीजिए इन सब की ऊर्जा हम डिसाइड कर लेते हैं। इसकी ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, और इसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा है वो बढ़ती। तो नील्स बोर ने यह बताया कि ये जो नाभिक है या सॉरी ये जो ऊर्जा स्तर है, इलेक्ट्रॉन इनमें संक्रमण भी कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है, या इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण संभव है। इलेक्ट्रॉन मूल रूप से जिस कक्षा में होता है, जिस ऊर्जा स्तर में होता है, उसे हम कहते हैं आद्य या ग्राउंड स्टेट या आद्य ऊर्जा स्तर, आद्य ऊर्जा स्तर। और अगर इलेक्ट्रॉन पहले जिस ऊर्जा कोश में था बाद में ऊर्जा प्राप्त करके किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में चला गया तो इसे हम कहेंगे इसकी उत्तेजित अवस्था, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लेकर के अब उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो अगर हम किसी परमाणु को गर्म करें, उसे ऊर्जा दें, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा कक्षाओं में चले जाएंगे, और जब उच्च ऊर्जा कक्षा से वापस इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में या अपनी मूल अवस्था में आते हैं, अपनी आद्य ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो ऊर्जा का त्याग कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो एनर्जी को ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा, और जब वापस इस प्रकार से अपनी मूल अवस्था में आएगा या अपनी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में आएगा, तब वो उतनी ही एनर्जी को जो है रिलीज कर देगा, उतनी ही एनर्जी को इस प्रकार से मुक्त कर देगा। तो ये संक्रमण भी पॉसिबल है। जैसे यहां पर एक चित्र में आप देख सकते हैं कि N1 से N2 में जाते हुए, या आप कहें कि जो है अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है तो इसने इतनी एनर्जी का त्याग कर दिया। तो यहां पर देख सकते हैं कि निम्न कक्षा से उच्च ऊर्जा में जाने पर, अब निम्न से उच्च में जाना है तो एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और अगर उच्च से निम्न में आना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ये डिपेंड करेगा कि उन दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर क्या है, उन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए अगर डेल ई एनर्जी रिलीज या अवशोषित होती तो E2 का मतलब है कि जहां पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस ऊर्जा कोश में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो E2 है, और जहां से जा रहा है वो E1 है। तो जहां से जा रहा है वो E1 है और जहां पर जा रहा है वो E2 है। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के बराबर या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी,
अवशोषण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा, और जब उच्च से निम्न में आएगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से कम में जाएगा तो अतिरिक्त ऊर्जा त्याग देगा, और अगर निम्न से उच्च में जाएगा तो जितनी ऊर्जा आवश्यक है उतनी ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा प्रकाश से मिल सकती है, ये ऊर्जा गर्म करने से मिल सकती है, ये ऊर्जा किसी विकिरण वगैरह से मिल सकती है। तो ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, और इसको एक्सपेरिमेंटली जब इसकी मात्रा निकालते हैं तो वो hc/λ के बराबर होती है। उसके बाद में एक और पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू nh/2π। यानी ये एक प्रयोगात्मक समीकरण निकाली गई थी कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स कोणीय संवेग होता है, एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम का जो मान है, कोणीय संवेग का जो मान है, वो nh/2π के बराबर होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि mvr nh/2π, अगर इतना किसी का कोणीय संवेग हो किसी इलेक्ट्रॉन का, तो वो उस ऊर्जा स्तर में रह सकता है। यानी हर ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग फिक्स है। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो बदलती रहेगी, जैसे k l m n, इसे हम 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो m ऊर्जा स्तर में, तो इसका मतलब n बराबर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से n ऊर्जा स्तर में है तो उसके लिए स्मॉल n का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सब क्या क्या पॉइंट्स क्या हैं। जहाँ n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, आगे हम क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब आप समझ लीजिए कि परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है, जो मुख्य ऊर्जा कोश है, वही उसकी मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसे कि Lmn4 क्रमशः 1 2 3 4 के लिए होगा। जहां v इलेक्ट्रॉन का वेग है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कुछ वेग होगा, तो उसको हमने v मान लिया। r कक्षा की त्रिज्या है। जैसे अगर आप बात करें कि ये नाभिक है और फिर उसके बाद में उसके चारों ओर ये ऊर्जा स्तर है, तो जैसे जैसे इस प्रकार से नाभिक से दूरी बढ़ती है, कक्षा की त्रिज्या भी बढ़ती है। फिर उसके बाद में m इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, और h जो है वो प्लांक कांस्टेंट। प्लांक जिन्होंने इस प्रकार से क्वांटम थ्योरी दी थी, उन्होंने एक नियतांक दिया था जिसे हम प्लांक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 होती है। तो ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये इस प्रकार से नील्स बोर का मॉडल था, और नील्स बोर के मॉडल में हमने अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब नील्स बोर ने ज्यादातर जो अपना प्रयोग है, या अपना ज्यादातर जो इस प्रकार से मॉडल है, वो परमाणु के ऊर्जा स्तरों तक ही व्यवस्थित रखा है, या ऊर्जा जो स्तर है उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन फिर भी इनके मॉडल में कुछ कमियां रह गई। अब ये कमियां क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इन्होंने हाइड्रोजन के परमाणु पर प्रयोग किए थे। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे हीलियम की बात हुई तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस प्रकार से इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, या आप कहें कि हीलियम के जो स्पेक्ट्रम के बारे में नील्स बोहर के मॉडल से ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कारण क्या है कि अब जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अब जब हीलियम के लिए नहीं किया जा सकता है, तो अन्य परमाणुओं के लिए भी ये जो मॉडल है वो उतना ज्यादा सफल नहीं होगा जितना ये हाइड्रोजन के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि बोर मॉडल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि नील्स बोर ने ये तो बताया कि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक आकर्षण बल है, और इसकी वजह से नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल भी तो लगेगा। कारण क्या है कि कूलाम बल तो ये भी कहता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, इसके बारे में नील्स बोहर ने कोई बात नहीं की। इसीलिए अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर यह सिद्धांत, ये मॉडल लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि इन्होंने परमाणुओं के रासायनिक बंधों के बारे में कोई बात नहीं की। यानी परमाणु इस प्रकार से क्यों आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं, इसके बारे में नील्स बोहर ने कोई व्याख्या नहीं की। तो नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में ये कुछ कमियां हैं। अब इसके बाद में एक पॉइंट और भी है कि नील्स बोहर जो है वो जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव को नहीं समझा सके। परमाणु
का जो स्पेक्ट्रम है, परमाणु की जो ऊर्जा लाइंस हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से जो ऊर्जा लाइंस बनती हैं, वो किस प्रकार से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करती है, जिन्हें हम जीमान और स्टार्क प्रभाव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बोर के मॉडल में कोई व्याख्या नहीं की गई। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट है कि जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभाजन हो जाता है और इसी को हम जीमान प्रभाव कहते हैं। तो जीमान प्रभाव क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी लाइंस में विभाजित हो जाती हैं, तो इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। और नील्स बोर के मॉडल में ये जीमान प्रभाव नहीं समझाया गया। फिर उसके बाद में कि विद्युत क्षेत्र में भी इस प्रकार से इसी तरह का एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे स्टॉर्क प्रभाव कहते हैं, इसके बारे में भी नील्स बोर के मॉडल में कोई बात नहीं की गई। तो नील्स बोर के मॉडल में बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आगे जाकर के परमाणु मॉडल में शामिल किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि नील्स बोर के मॉडल द्वारा नहीं समझाए जा सके। इसी कारण से नील्स बोर का मॉडल भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। देखिए, आज जो हम परमाणु मॉडल लेते हैं वो किसी एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर परमाणु की व्याख्या की है और उनमें से जो बातें इस प्रकार से प्रयोगों द्वारा सत्य पाई गई उनको स्वीकार कर लिया गया और बाकी बातों को इस प्रकार से छोड़ दिया गया। तो नील्स बोहर का जो ज्यादातर काम है वो इस प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर है उनके बारे पर उनको समझाने में रहा। तो ये इस प्रकार से नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। अब हमने अपने परमाणु मॉडल में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी तक हमने 3 मॉडल डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में। जैसे एक तो हमने किया है थॉमसन के बारे में, थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा फिर हमने रदरफोर्ड के बारे में बात की है और तीसरा हमने बात की है नील्स बोहर के बारे में, नील्स बोहर के बारे में। अब इन तीनों में थॉमसन ने परमाणु की विद्युत उदासीनता समझा दी थी कि परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन होता है, कि उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं। रदरफोर्ड ने इस प्रकार से नाभिक के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई जो आगे इस प्रकार से सत्य पाई गई और इनको इस प्रकार से नाभिक के बारे में जानकारी देने का श्रेय दिया जाता है। नील्स बोहर ने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों के बारे में बताया, ऊर्जा स्तर, और उनको कुछ नाम दिया गया कि LMN या इस तरह से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये 3 जो मॉडल है वो इस प्रकार से परमाणु के अंदर जो कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है उनके बारे में कुछ मॉडल्स दिए। देखिए, इन तीनों मॉडल्स के बाद में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो पूरी तरह से नहीं समझाए गए। तो उसके बाद भी कुछ और वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल में अपना योगदान दिया। जैसे एक वैज्ञानिक है सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड ने नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में कुछ सुधार किया। उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से अपना पथ जो है वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार भी रखते हैं। और इसी आधार पर आगे जाकर के ये देखा गया कि नील्स बोहर ने जिन्हें ऊर्जा स्तर माना था वो ऊर्जा स्तर स्वयं कई स्तरों पर बटे हुए हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये ऊर्जा स्तर किस प्रकार से आगे अन्य ऊर्जा या अन्य जो स्तर है उनमें बटे हुए हैं और उसके आधार पर किस तरह से परमाणु के कक्षकों की, उपकोषों की व्याख्या की जाती है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और एटॉमिक संरचना का जो आगे का पार्ट है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।